कभी कभी हम इंसान गुस्से और नाराज़गी में वे सब कुछ कर जाते हैं जिसे करने से पहले शायद हमें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। जज्बात में आकर किए गए फैसले हमेशा हमें पछताने पर मजबूर करते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से और नाराज़गी ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मेरी ये कहानी ना सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाली है बल्कि बहुत से रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए आखिर तक मुझ पर बीती इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम रोहन है और मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरी शादी को तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और ये 6 महीने मैंने एक दिमागी मुश्किल में ही गुजारे हैं। और इस दिमागी परेशानी की वजह और कोई नहीं बल्कि मेरी सास थी। सारा दिन जवान और सेहतमंद रहने वाली मेरी सास को रात के इस वक्त न जाने क्या हो जाता जब मेरी बीवी और मैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश रखते। ये सिलसिला शादी के पहले ही दिन से शुरू हुआ था और 6 महीने गुजरने के बावजूद भी ऐसे ही जारी था। आज मैं ऑफिस से थका हारा लौटा और मेरा मिलना पहले अपनी सास से ही हुआ। मेरी बीवी निशा घर में मौजूद नहीं थी और मेरी सास हमारे ही पोर्शन में मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वे खुद मेरे लिए चाय बना कर लाई तो मजबूरन मुझे उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि चाय ख़त्म करने ही मैं सीधा अपने कमरे में चला जाऊंगा क्योंकि पिछले 10 मिनट से मेरी सास सोफ़े पर बैठी लगातार मुझे देख रही थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। उनकी नज़रों का अंदाज़ा ऐसा था कि मुझे घबराहट का एहसास हो रहा था और हमेशा ही ऐसा होता था कि जब भी मैं उनके सामने होता उनकी नज़रों का रवैया बदल जाता। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती और वे बिना कुछ कहे मुझे देखती रहती। अभी भी वे बिना कुछ कहे बस नज़र जमाए मुझ पर बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और उनके सामने बैठा तो मेरा सारा जिस्म पसीने में भीग जाएगा। कभी कभी तो मेरे इतना करीब होकर बैठ जाती कि मेरे लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता। दरअसल मेरी सास एक 35 साल की जवान उम्र औरत थी लेकिन उनकी नज़रें, उनका अंदाज़ा और उनका उठना बैठना ऐसा था जैसे वह अभी भी कोई 16 साल की लड़की हो। और जब वे मेरे करीब आती और किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करती तो मेरी जान हवा होने लगती। इस वक्त भी उनके सामने बैठे मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। मेरी बीवी निशा पता नहीं कहाँ गायब थी और मैं बहुत मुश्किल से अपनी सांस को बर्दाश्त कर रहा था। निशा को मालूम था कि मुझे इसका इस वक्त घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है लेकिन वे फिर भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाती थी। वे थोड़ी देर और गुजरी और मेरे लिए उनके सामने बैठना बहुत मुश्किल हो गया तो मैं सोफे से उठकर खड़ा हुआ और मैंने कहा कि आंटी, जब निशा आ जाए तो उसे मेरे पास कमरे में भेज दीजिएगा। मेरी बात सुनते ही आंटी कहने लगी कि कमरे में जाकर अकेले क्या करोगे, यही मेरे साथ बैठकर मुझसे बात करो। मैं भी तन्हाई में बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे अंकल को गुजरे ज़माने हो गए हैं, वे तो भरी जवानी में ही मुझे अकेला छोड़ गए और निशा के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। तुम ही कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। उनकी बात सुनकर, उनकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे लिए इस तरह उनके आगे बैठना सिवाय मुसीबत और परेशानी के और कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी निशा हमेशा की तरह मेरे ऑफिस से आने के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। इसे पता नहीं शॉपिंग का इतना शौक क्यों था कि वे सारा वक्त एक मॉल से दूसरे मॉल के चक्कर लगाती रहती। आज तो मुझे निशा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इसे भी मुझे तंग करने में बहुत मज़ा आता था। एक बार फिर मैं मजबूरन आंटी के सामने बैठ गया। वे मेरी सास थी और शादी के शुरू में मैंने उन्हें माँ कहना चाहा था लेकिन ये बात आंटी को बहुत बुरी गुजरी। वे कहने लगी, ना ही मैं इतनी उम्र वाली हूँ और ना ही मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे आंटी कह सकती हो। इसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरी सास को अभी तक जवान लड़की बनना पसंद है लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके अंदर तो जवान लड़की जैसे जज्बात
भी मौजूद हैं। उनका सजना संवरना हरगिज़ भी एक विधवा औरत जैसा नहीं था, बल्कि वे तो मुझे निशा से भी ज़्यादा नई शादीशुदा औरत लगती थी। आधे घंटे में ऐसे ही उनके सामने बैठा उनकी नज़रों को बर्दाश्त करता रहा, और फिर जब मेरी हिम्मत ख़त्म हुई तो मैंने कह दिया कि आंटी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। निशा तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। आंटी मुस्कुरा कर कहने लगी, अच्छा जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। उनकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई और मैं फ़ौरन अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही मैं सोचने लगा कि घर जमाई रहना भी कितना मुश्किल काम है। मेरी माँ ठीक ही कहा करती थी कि घर जमाई बनने के बाद तेरी कोई इज्जत ना रहेगी। मेरे नज़दीक भी घर जमाई रहना अब गुलामी बन चुका था, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से उठ बैठ भी नहीं सकता था। मैं हर काम अपनी सास की मर्ज़ी से करता, और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तो मुझे उस वक्त होती जब मैं और निशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते और मेरी सास अपने पोर्शन से उतरकर हमारे पोर्शन में चली आती। सारा दिन हट्टी खट्टी रहने वाली मेरी सास को रोज़ाना रात के इस वक्त अचानक से पता नहीं क्या हो जाता और पैरों के दर्द से तड़पती हुई नीचे आती, और आते ही ज़ोर ज़ोर से हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगती। और जब तक कि निशा कमरे से निकलकर उनके पास न चली जाती उन्हें सुकून ना आता, या फिर वे खुद भी हमारे कमरे में आकर बैठ जाती और उनका वापसी का कोई इरादा ना होता। निशा कभी उनके पाँव दबाती तो कभी उनकी मालिश करती। मैं थकार कर ऐसे ही इंतज़ार में सो जाता। मैं पता नहीं कब तक ऐसे ही हमारे कमरे में बैठी रहती। मैं अपनी सांस की हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे और निशा के बीच ठीक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा था। ना ही हम एक साथ वक्त गुजार सकते थे और ना ही सुकून से बैठकर बात कर सकते थे। मुझे तो समझ नहीं आता था कि मेरी सास को पता कैसे चलता है कि मैं और निशा कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हैं। वह हमेशा बिल्कुल ठीक वक्त पर ही हमारे कमरे में आती हैं। हम डिनर के लिए बाहर जाते या किसी फंक्शन में जाते, मेरी सास हर जगह ही हम दोनों के बीच मौजूद होती, और उनका अंदाज भी कुछ अजीब सा होता। उनकी नज़रें हमेशा मेरे वजूद पर टिकी होती और मुझे अपने आर पार होती महसूस होती। मैं आंटी को सिर्फ निशा के खातिर बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरी और निशा की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे निशा के साथ इसकी माँ की नज़रों का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक रात उस लम्हे मेरी सास ने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया तो मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला और अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम में बंद हो गया। निशा परेशानी के आलम में ज़ोर ज़ोर से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। मैं छोटे बड़े की तमीज़ भूल चुका था और ना ही मुझे तहज़ीब याद रही। मेरी सास को बहुत ज़्यादा जवान रहने का शौक़ था। उनके जज्बात ने ही आज मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वे सब करूं जो एक शरीफ मर्द सोच भी नहीं सकता। आने वाले 2 घंटे तक मैं रूम में अपनी सास के साथ अकेला बंद रहा और निशा बाहर से आवाज़ लगाती रह गई, लेकिन मुझ पर जो गुस्सा हावी था वो आसानी से उतरने वाला नहीं था। पूरे 2 घंटे बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा गुस्सा ठंडा हुआ और मेरी सास सोफे पर बैठी हुई थी। निशा कमरे में दाखिल हुई और उसने मेरे गिरबान पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करती, मैंने उससे वे सब कह दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी सास और मेरे बीच क्या हुआ था। निशा और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि निशा का ताल्लुक एक खाते पीते अमीर घराने से था। निशा बहुत ही खुश मिजाज और दिल वाली लड़की थी। मुझे कॉलेज में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती या किसी भी चीज़ में मदद होती तो निशा फ़ौरन मेरी मदद के लिए चली आती। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई और मैं निशा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। लेकिन चाह कर भी मैं ये बात निशा से ना कह सका, क्योंकि हमारे बीच क्लास का फ़र्क था और हम मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी बड़े घर की लड़की से प्यार करना सिवाय बदनामी और पछतावे के और कुछ नहीं होता। यही सोचकर पूरा 1 साल गुजरने के बावजूद भी मैंने निशा से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार न किया। और जब हमारी दोस्ती को 1 साल गुजर गया तो एक दिन निशा खुद ही कहने लगी कि रोहन, मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि बता नहीं सकती। आज तक मैं इसी बात के इंतज़ार में रही कि तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगे, लेकिन लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। इसकी आंखों में नमी थी
थी और मैं हैरानी से इसकी बातों पर गौर कर रहा था। इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि जो जज़्बात मेरे दिल में आग लगा रहे हैं, वही जज़्बात इसके अंदर भी मौजूद थे। और फिर मैंने निशा को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि मैं भी उससे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी वे मुझसे करती है। यह सुनकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। निशा कहने लगी कि मेरी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, तुम आज रात का खाना हमारे घर खाना। निशा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं खूबसूरत और हैंडसम ज़रूर था, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और ऐसे में इसकी माँ मुझे कैसे अपना सकती थी। यही सोचकर मैंने निशा को इनकार कर दिया कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ से मुलाकात कर सकूँ। निशा ने मुस्कुराकर बताया कि इसकी माँ दूसरी माँ जैसी नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही जवान और मोहब्बत करने वाली औरत है, और वह मुझसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगी। निशा की बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी और इस रात में निशा के घर आने पर पहुंच गया। लेकिन अपनी सास से पहली मुलाकात मेरे लिए यादगार बन गई। निशा की माँ ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया और मैं उनको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वे किसी तरह निशा की माँ नहीं लगती थी। वे वाकई बहुत ज़्यादा जवान और हसीन थी, और उनकी बातचीत का अंदाज भी बिल्कुल जवान लड़कियों जैसा था। उन्होंने गुलाबी रंग का एक चमकता हुआ सूट पहन रखा था और कंधों तक लहराते बाल उन्हें बहुत खूबसूरत बना रहे थे। उन्होंने निशा को खाने की तैयारियों के लिए किचन में भिजवा दिया और ख़ुद मेरे सामने बैठकर बेहिचक मेरे सर से पाँव तक जायज़ा लेने लगी। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद वे मुझे अपने दामाद की नज़र से देख रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि मैं उनकी बेटी की पसंद कैसी है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। मैंने एक दो बार नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और उन्हें खुद को तकता हुआ पाया। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। हैरत की बात यह थी कि उन्हें मेरे मिडिल क्लास होने पर भी कोई परेशानी नहीं थी। एक अच्छा डिनर साबित हुआ, लेकिन जैसे ही मैं वापसी के लिए खड़ा हुआ तो मेरी सास ने कहा कि इस शादी के लिए उनकी एक शर्त है कि वे मुझे अपने घर में अपना घर जमाई बना कर रखेंगी। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया और साथ ही मेरी इज्जत को भी ठेस पहुंचाई। मैं किस तरह शादी होकर घर जमाई रह सकता था। मेरी सास ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं अपनी इकलौती बेटी को एक छोटे से घर में विदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें यहीं हमारे साथ रहना होगा। वैसे भी मैं विधवा औरत हूँ, अकेली कैसे गुजारा कर सकती हूँ। अच्छा है मुझे तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैंने एक नज़र निशा पर डाली तो वह नज़र चुरा गई। शायद उसे ये बात पहले से मालूम थी। उसका यूँ नज़र चुराना मुझे गुस्सा दिला गया। अगर वे ये सब बात मुझे पहले ही बता देती तो शायद मैं यहाँ आने से पहले कुछ वक्त सोच लेता। मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं सोचने के लिए कुछ वक्त ले सकता हूँ, लेकिन वे किसी भी हाल में अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगी, बल्कि मुझे घर जमाई रखेंगी। मैं वापस लौट कर अपने घर आ गया। मैंने घर में मेरे माँ बाप और दो बहनें मौजूद थी। अगर उन्हें इस बात का पता चलता कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी माँ मुझे अपने घर रखना चाहती है तो घर में हंगामा हो जाता। घर आने के बाद बार बार मेरे फ़ोन पर निशा का फ़ोन आ रहा था। काफ़ी देर तक मेरे फ़ोन न उठाया और फिर जब वे बार बार मैसेज करने लगी तो तंग आकर मैंने फ़ोन उठाया और निशा से कहा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी माँ मुझे घर जमाई बनाना चाहती हैं। निशा रोते हुए कहने लगी वे मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरे बगैर नहीं रहना चाहती, इसलिए इसने मुझे ये बात पहले नहीं बताई थी क्योंकि इसे डर था कि मैं इनकार करूँगा। वह कहने लगी कि इसकी माँ अकेली रहने के डर से ये शर्त रख रही हैं, अगर मैं उनकी शर्त मान लूँगा तो वे कुछ वक्त में खुद ही हमें अलग कर देंगी। इसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया क्योंकि ये बात किसी तरह भी सही नहीं थी कि मैं घर जमाई बन जाता, लेकिन इसको खो देने का हौसला भी मुझ में नहीं था। पर निशा ने मुझे अपनी जान देने की धमकी दी तो मजबूरन मुझे अपने घर वालों से इस रिश्ते की बात करनी पड़ी, और जैसे ही मेरी माँ को घर जमाई वाली बात पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। माँ किसी हाल में इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उनका इकलौता बेटा इतनी बड़े घर में शादी करे और फिर घर जमाई बन जाए। माँ तो किसी गरीब घर की लड़की से शादी कराना चाहती थी ताकि वो उनके साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन जब मैंने माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो पहले वे चुप हो गई और फिर मेरे प्यार और ज़िद के आगे हार गई और कहने लगी सोच समझ कर फैसला कर। अगर तू घर जमाई बनकर रहेगा तो याद रखना कि तुझे हमेशा लोगों के इशारों पर नाचना पड़ेगा। मर्द की इज्जत बीवी को विदा करवा कर लाने से बढ़ती है।
और उसके घर जाकर बच जाने से हमेशा के लिए इसका मुकाम लोगों की नज़रों में गिर जाता है। तू भले ही लाख मेहनत कर पैसा कमा, लेकिन सबको यही लगेगा तू अपने ससुराल वालों के पैसों पर पल रहा है। मैंने माँ से कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका एक एक अल्फाज सच है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बस कुछ ही वक्त की बात है और फिर मैं निशा को अपने साथ यहाँ ले आऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ चुप हो गई और मेरा और निशा का रिश्ता हो गया। इसकी खुशी को कोई लिमिट नहीं रही। शादी पर मेरी सास ने मुझे बहुत महंगी महंगी चीज़ें दी, तो फिर मैं ये सोच कर निशा के घर रह गया कि कुछ ही वक्त में मैं अपनी सास को अपने मिजाज से मना लूँगा और निशा को मेरे साथ विदा कर देंगी। लेकिन ये महज मेरी खुशफहमी साबित हुई। मेरी सास ने शादी की पहली रात से ही हमारा सुकून तबाह कर दिया। मेरे और निशा के दरवाजे बंद करने की कुछ देर बाद ही मेरी सास अपने ऊपर वाले पोर्शन से नीचे चली आती। मैं जब निशा के करीब होता वे पता नहीं कैसे फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती और उनकी मौजूदगी में मेरे लिए अपनी बीवी से बात करना भी मुश्किल हो जाता। मैं मजबूरन बहुत अरसे से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। निशा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और यही बात मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर देती। आहिस्ता आहिस्ता निशा भी अपनी माँ के साथ इस रवैये से वाकिफ़ होने लगी, लेकिन इतने खुल के कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। सारा दिन हट्टी खट्टी रहने वाली मेरी सास को रात को ऐसा क्या हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता कि जिसके लिए उन्हें निशा की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन तो मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा बंद ना किया कि शायद उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से पता चल जाता है और मैं निशा के साथ प्यार के लम्हे गुजारने लगा। लेकिन इसी वक्त मेरी सांस नीचे आ गई और उन्हें अपनी नज़रों के सामने देखकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। मैं एक इज़्ज़तदार मर्द था और ये बात मेरी इज़्ज़त को गवारा न थी कि मेरे और मेरी बीवी के बीच कोई तीसरा शख्स आ जाए, वह उसकी माँ ही क्यों ना हो। उस रात मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, बल्कि मेरी निशा से काफ़ी बहस हो गई और मैंने इसे मजबूर किया कि वे मेरे साथ मेरे घर चले। लेकिन निशा का कहना था कि इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जब अगले ही दिन दोबारा निशा की माँ ने ऐसी ही हरकत की तो मैंने गुस्से में निशा को छोड़कर उसकी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें ड्राइंग रूम में बंद हो गया। और जब 2 घंटे बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। अलबत्ता निशा जो 2 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उस समय दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और मेरा गिरबान पकड़ कर रोते हुए कहने लगी कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। मैंने खुद को निशा से छुड़ाया और कहा कि अपनी माँ से पूछ ले कि हमारे दरमियान क्या हुआ है। निशा परेशानी से अपनी माँ के कदमों में बैठ गई और पूछने लगी कि माँ आप ठीक तो है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, रोहन ने आपके साथ क्या किया है। निशा की इस बात पर मैं मुस्कुरा उठा और कहा कि ये पूछो माँ तुमने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बुरा मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ किया है और अब वे तुम्हें खुद सारी बात बताएंगी। निशा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और फिर अपनी माँ से कहा कि अब आप मुझे बता दें कि रोहन क्या कह रहा है। और फिर आंटी ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वे दंग रह गई। उसे यकीन न था कि इसकी माँ इसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। निशा की माँ यानी आंटी ने बताया कि निशा इनकी इकलौती बेटी थी और वह सिर्फ 2 साल की थी जब इसके पापा का देहांत हो गया और इस दिन से निशा को आंटी ने अकेले ही पाला। वे कम उम्र और जवान थी, इसके बावजूद निशा के खातिर उन्होंने दूसरी शादी न की। वक्त और हालात ने उन्हें निशा के इस कदर करीब कर दिया कि वे उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती थी। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने निशा को पढ़ाई हासिल करवाई और जब निशा ने उन्हें बताया कि वह मुझसे शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो इस बात उनसे बर्दाश्त न हो सकी। पहले तो उन्होंने अपनी बेटी को रोकना चाहा, लेकिन जब निशा ने उन्हें भी अपनी जान की धमकी दी तो वे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए राज़ी हो गई, बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी किया और फिर घर जमाई वाली बात रखी, क्योंकि वे निशा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें लगा था मैं ये खबर सुनकर इनकार कर दूंगा, लेकिन इसकी मोहब्बत में मैंने हामी भर ली और जब उनके घर आया तो उन्होंने हमारी शादी से पहले ही पूरे नीचे के पोर्शन में कैमरे लगा दिए थे। वे दिन रात अपनी बेटी पर नज़र रखी हुई थी कि मैं उसके साथ कैसा सलूक करता हूँ और जब मैं निशा के करीब होने लगता तो ये बात उनसे बर्दाश्त न होती, क्योंकि उनकी मोहब्बत एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और उन्हें अपनी बेटी के करीब किसी दूसरे इंसान का बोझ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे एक जहनी मरीज़ की शिकार हो गई थी, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ उसके पति का वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वे देख लेती कि मैं निशा के करीब होने लगा हूँ, किसी न किसी बहाने से नीचे आ जाती और फिर मेरे ऑफिस आने के बाद जब निशा तैयार होने लगती तो इसे ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए भेज देती और ख़ुद मुझे अपने सामने बैठा कर रखती। वे मुझे जानबूझकर इस कदर परेशान कर देना
कहना चाहती थी कि मैं उनकी बेटी को खुद ही छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊं। ना ही वह अपनी बेटी की शादी कराना चाहती थी और ना ही इसे मेरे साथ या किसी के साथ बांटना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर रखी थी। मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने साथ ड्राइंग रूम में बंद किया और गुस्से से सवाल किया कि उन्हें पता कैसे चलता है कि मैं उनकी बेटी के साथ हूँ। मैंने उन्हें बताया कि अगर वे मुझे सब कुछ सच नहीं बताएंगी तो मैं उनके साथ कुछ गलत कर गुजरूँगा, और इसी डर से उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि उन्होंने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं। निशा को तो यकीन ही नहीं आया कि इसकी माँ इसकी मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ सकती है कि वे इसके अंदर गिर जाएगी और इतनी घटिया हरकत करेगी। निशा रोते हुए कहने लगी, माँ भले ही आपने मेरे खातिर अपनी सारी ज़िंदगी की कुर्बान कर दी हो, लेकिन खुशियों पर मेरा भी हक़ है। मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं खुद भी आपकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है और मुझे अपने ससुराल जाकर बसना चाहिए। निशा की माँ ने बहुत रोते हुए इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन निशा नहीं रुकना चाहती थी। मैंने इसकी माँ का इलाज शुरू करवा दिया और निशा को लेकर अपने घर चला आया। सारी ज़िंदगी तनहा रहने की वजह से वो एक अजीब दिमागी बीमारी का शिकार हो गई, जिसमें वह अपनी लाडली बेटी की खुशियाँ तबाह करने पर तुल गई। इसलिए विधवा औरत को दूसरी शादी का हक दिया गया है ताकि वह अपनी ज़िंदगी की खुशियों के साथ गुजार सके। धन्यवाद दोस्तों।